तारानायकशेखरामिशमितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। ॐ श्रीजगतजननि जगदम्बिकायै नमः। परम सम्माननीयाः कार्यक्रमस्यास्य भ्रातृवर्याः महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सदस्य सचिवाः श्रीमन्तः प्रोफेसर वी जड्डीपाल महोदयाः, कार्यक्रमस्यास्य संयोजनं कुर्वन्तः परम सम्माननीयाः आचार्याः शंभुमण्डल महोदयाः, अस्मिन् कार्यक्रमे मूलरूपेण विराजमानाः सर्वे वैदिकाः, सर्वाः शिक्षिकाः तथा च अस्माकं मित्राणि भ्रातृवर्याः। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् भवतः अस्मिन् राष्ट्रीय कार्यक्रमे, परञ्च अयं कार्यक्रमः न राष्ट्रीयः, यतोहि अस्मिन् कार्यक्रमे साउथ अफ्रीकातः डर्बन्तः अमीचन्द् महोदयः अपि संयुक्ताः सन्ति। अतो हेतु अयं कार्यक्रमः अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमः। तर्हि भवताम् अस्मिन् अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमे, यतोहि मारिशस्तः अस्माकं मित्राणि सन्ति जीवन महोदयाः, तेपि अत्र आगमिष्यन्ति, वार्ता जाता। तर्हि मारिशस्तः साउथ अफ्रीकातः मित्राणि ये सन्ति तेपि अत्र सन्नद्धाः सन्ति। अस्माकं परावर्तनम् अपि साउथ अफ्रीकातः परह्यः दिवसे एव जातः। तर्हि इदानीं तु मार्गस्य या व्यथा भवति तया अहं प्रभावितोऽस्मि, परञ्च माननीयाः भ्रातृवर्याः सदस्य सचिव महोदयाः गतदिवसे सूचितवन्तः यत् अस्मिन् कार्यक्रमे भवतः व्याख्यानं भवेत्। संयोजकः शंभु महोदयाः सन्ति। तर्हि अहम् अत्र सम्मानरूपेण समुपस्थितोऽस्मि। यद्यपि बहवः कार्यक्रमाः इदानीं मया अस्वीकृताः, यतोहि आगमनानन्तरं 4-5 दिवसपर्यन्तं विश्रामस्य अपेक्षा भवति। परञ्च इदानीमपि व्यथा अस्ति, यतोहि अनन्तरं किञ्चित् घण्टा अनन्तरं जोधपुरं प्रति गमनमस्ति। तर्हि काठिन्यं तु अस्ति, परञ्च प्रमोदस्य विषयो अस्ति यं प्रातिशाख्यस्य महत्त्वम्, उपयोगिता वेदानां भाष्ये कथम् अस्ति। वेदस्य रक्षणाय भाष्यानां यद् महत्त्वम् अस्ति तत् सर्वं भवन्तः जानन्ति, यतोहि सर्वे
भवन्तः परम वैदिकाः निष्णात विद्वांसः सन्ति स्वस्मिन् विषये। अतः बहु गभीरं वक्तव्यम् अस्माकम् अत्र नास्ति। समीचीनं वक्तव्यं यदस्ति, साधारणं वक्तव्यं यदस्ति तदेव अहम् उपस्थापितं करिष्यामि। यतोहि अस्माकं मित्राणि वेदविभागाध्यक्षाः अपि लिङ्कस्य याचनां कृतवन्तः, तर्हि मया दत्तम्। अतः प्रातिशाख्यस्य महत्त्वं किमस्ति इत्यस्मिन् विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। अतः उभयोः भाषयोः अत्र वक्तव्यम् अस्ति। अतः किञ्चित् हिन्दी अधिकृत्य किञ्चित् संस्कृतम् अधिकृत्य अत्र व्याख्यानं भविष्यति। भारतीय वाङ्मय में जो संहिताओं का स्थान है वह स्थान अवर्णनीय है। लेकिन यह कहा जाता है कि भाई संहिता के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद उपनिषद और उपनिषद के बाद वेदांग आए। तो वेदांगों में जो वर्णन मिलता है उसमें शिक्षा का प्रथम स्थान है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उस शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से माना जाए और उसका प्रतिपादन कहाँ हुआ, जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें प्रातिशाख्यों पर ही विचार करना पड़ता है। क्योंकि पाणिनि ने भी प्रातिशाख्यों का उपयोग किया है। इसलिए यह निर्विवाद है कि प्रातिशाख्य पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं। वेद की प्रतिशाखा से संबद्ध होने के कारण इसका जो व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है वह अर्थ प्रातिशाख्य हुआ है। शाखायाम शाखायाम प्रतिशाखम प्रतिशाखायाम भवम प्रातिशाख्यम, ऐसा प्रातिशाख्य की परिभाषा में कहा गया है। प्रातिशाख्य का महत्व दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहला, व्याकरण शास्त्र के इतिहास के रूप में प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का व्याकरण प्रातिशाख्यों से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि प्रातिशाख्य स्वयं व्याकरण ग्रंथ नहीं है, फिर भी उनमें व्याकरण से संबद्ध अनेक विषयों का प्रतिपादन है और प्राचीन काल के अनेक वैयाकरणों के नाम व मत प्रातिशाख्यों में उद्धृत किए गए हैं, बताए गए हैं। इसलिए यह पता चलता है कि उस समय जो व्यवस्था थी या उस समय का जो व्याकरण शास्त्र था अत्यंत विकसित अवस्था में प्राप्त हो चुका था।
दूसरा महत्व यह है कि प्रातिशाख्यों के समय में वैदिक संहिताओं का स्वरूप व पाठ उसी प्रकार का था जैसा कि वर्तमान में उपलब्ध होता है। अनेक शताब्दियां बीत चुकी हैं, संहिताओं में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता और आज भी उसी रूप में हमें संहिताएं विद्यमान मिलती हैं और हम उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आप विचार करिए कि कोई भी चीज हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि जो पूर्व में रही है वो आज कितना परिवर्तित हो गई है, क्योंकि कहते हैं कि भाई परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन उसका संरक्षण गुरुदेव आवाज बंद हो गई है। जी गुरुदेव, आवाज बंद हो गई है। ज्वाइन हो जाएंगे, अब थोड़ा वेट करिए गुरुजी। जी कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल। नमो नमः सर्वेभ्य। नमो नमः सर्वेभ्यः। ध्वनि न आगतवती। अब आ रही है। हाँ नमो जी 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 बिल्कुल। ध्वनि नमो न नमः आगत। महोदय। नमो नमः जी गुरुजी। जी नमो नमः। बीच में जो अंतर्जालीय व्यवस्था है उस व्यवस्था के कारण तो मैं यह कह रहा था कि वैदिक वाङ्मय को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं वह व्यवस्था अपने आप में एक अद्वितीय व्यवस्था है जो पूर्व काल से आज तक यथावत हमें देखने और सुनने को मिलती है और हम उसका अग्रसारण भी यथावत ही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मूल का जो रक्षण है वह जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, वैदिक संहिताओं के संरक्षण में प्रातिशाख्यों ने जो भूमिका निभाई या जो निर्वाह उन्होंने किया, प्रातिशाख्यों का जो योगदान है उस योगदान को या उसके महत्व को बताने के लिए शब्दों की तो कमी ही है। प्रातिशाख्यों में उच्चारण है, स्वर विधान है, संधि विधान है, ह्रस्व दीर्घ विधान है, लोप आगम विकारादि का विधान है और भी संहिता पाठ से संबंध रखने वाले विविध विषयों का विवेचन हमें देखने को मिलता है। संहिता पाठ पद पाठ के रूप में परिवर्तित होने के नियमों का विवरण भी हमें प्रातिशाख्यों में देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। इनमें दीर्घीकरण के समस्त उदाहरण समीक्षा के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, बताए गए हैं। प्रातिशाख्यों की संख्या के संबंध में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है।
क्योंकि प्रातिशाख्य शब्द की जब व्याख्या हुई तो उस व्याख्या में आया कि वेद की प्रत्येक शाखा का एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है, किंतु आजकल उतने प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं जितनी शाखाएं उपलब्ध है। मुख्यतः आज हमको जो देखने को मिलता है ऋक् प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य, अथर्ववेद प्रातिशाख्य और साम प्रातिशाख्य, माने सामवेद के जो प्रातिशाख्य हैं, साम तंत्र, पुष्प सूत्र और ऋक् तंत्र, ये सभी देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे प्राचीन ऋक् प्रातिशाख्य पाया जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य में ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित विवेचन है। प्राचीनता, प्रामाणिकता एवं विषय के विस्तृत तथा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से ऋक् प्रातिशाख्य अद्वितीय है। अन्य सभी प्रातिशाख्यों पर यह देखने को मिलता है कि ऋक् प्रातिशाख्य का प्रभाव है और इस प्रातिशाख्य में ऋग्वेद के बाह्य रूप के संबंध में अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता महर्षि शौनक हैं। षड्गुरु शिष्य के अनुसार शौनक ने ऋग्वेद की रक्षा के लिए 10 ग्रंथों का निर्माण किया, जिसे आप सभी जानते हैं और वे सभी प्रसिद्ध हैं। आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, ऋग विधान, पाद विधान, बृहद देवता, शौनक स्मृति और ऋक् प्रातिशाख्य। शौनकीया 10 ग्रंथास्तदा ऋग्वेद गुप्तये आर्ष्यनुक्रमणीत्याद्या छांदसी दैवती तथा अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी तथा ऋक्पादयोर्विधाने च बृहद्दैवतमेव च प्रातिशाख्यम शौनकीयम स्मार्तम दशममुच्यते। तो इस प्रकार का विधान हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो इस संबंध में विष्णुमित्र ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वेदों के अर्थ के ज्ञाता आचार्य शौनक ने लोगों के कल्याण के लिए ऋग्वेद के शिक्षा शास्त्र ऋक् प्रातिशाख्य का प्रणयन किया। अत आचार्यो भगवान शौनको वेदार्थविद सुहृद भूत्वा, बाद में बहुत सारी चीजें आई बीच में, अंत में लिखते हैं पुरुष हितार्थम ऋग्वेदस्य शिक्षा शास्त्रम कृतवान। षड्गुरु शिष्य आश्वलायन और कात्यायन, इन 2 शिष्यों का वर्णन करते हैं कि शौनक के 2 शिष्य आश्वलायन और कात्यायन थे। शौनक ने स्वयं दोनों शिष्यों द्वारा अनेक ग्रंथों का निर्माण कराकर वेदों का उद्धार किया। ऋक् प्रातिशाख्य आप सभी लोगों के समक्ष प्राप्त होता है। ऋक् प्रातिशाख्य में कुल 3 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। इस प्रकार कुल 18 पटल हैं और प्रत्येक पटल वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग में सामान्यतः 5 श्लोक हैं। ऋक् प्रातिशाख्य में मुख्य विषय वर्ण, पद, संधि, स्वर, छंद, क्रम पाठ एवं वेदाध्ययन है। इस प्रातिशाख्य के प्रथम पटल में स्वर, व्यंजन, स्वर भक्ति, नाभि, प्रगृह्य आदि पदों का लक्षण दिया गया है और द्वितीय पटल में प्रश्लिष्ट का, क्षैप्र, उद्ग्राह्य, भुग्न आदि के बारे में उदाहरण सहित इन संधियों के लक्षण
प्रस्तुत किए गए हैं। तृतीय से नवम पटल तक स्वरों का परिचय है। विसर्ग संधि, नति संधि, क्रम संधि, व्यंजन संधि, प्लुत संधि आदि नानाविध संधियों का विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन दिया गया है। दसम एवं एकादश पटलों में क्रम पाठ का विवरण है और वर्णों एवं उदात्त आदि स्वरों के परिवर्तन के नियम इसमें निर्दिष्ट किए गए हैं, बताए गए हैं। द्वादशवें एवं त्रयोदशवें पटल में पद विभाग, व्यंजन रूप तथा लक्षण, अनेक आचार्यों के मत दिए गए हैं। चतुर्दश पटल में वर्णों के उच्चारण जन्य दोषों का विवेचन है और 15वें पटल में वेद पारायण पद्धति का संक्षिप्त परिचय है और अंतिम 3 पटलों में मैंने 16 से 18 तक छंदों का विस्तृत विवेचन है, जो छंद शास्त्र के अध्ययन के लिए नितांत उपयोगी है। तो ऋक् प्रातिशाख्य को जब हम देखते हैं तो ऋक् प्रातिशाख्य का यह जो संक्षिप्त विवेचन हुआ, इससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इनका हमारे वेद भाष्य में, क्योंकि इनके बिना जाने हम न भाष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, न हम वेद मंत्रों के उच्चारण परंपरा में आगे बढ़ सकते हैं। ऋक् तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंध रखता है और यह प्रातिशाख्य 2 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड में 12 अध्याय यानी कुल 24 अध्याय। विस्तार की दृष्टि से यह ऋक् प्रातिशाख्य एवं वाजसनेयी प्रातिशाख्य से छोटा है, किंतु विषय विवेचन की दृष्टि से यह अत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक है। इस प्रातिशाख्य के प्रथम अध्याय में वर्ण समाम्नाय, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तथा उदात्त आदि स्वर, अपृक्त एवं इंग आदि विषयों का विवेचन है और दूसरे अध्याय में शब्द उत्पत्ति, स्वर व्यंजन, स्पर्श, आनुनासिक, अंतस्थ, उष्मन आदि वर्णों के उच्चारण प्रकार का विधिवत विवेचन मिलता है। तो इसी तरह अन्य अध्यायों में भी जब हम देखते हैं तो संहिता पाठ में स्थित दीर्घ स्वर का पद पाठ में ह्रस्व होने का नियम 3रे अध्याय में मिलता है। 4थे अध्याय में प्रग्रह का विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त अनेक अध्यायों में संहिता का स्वरूप, लोप, वर्णागम, णत्व और सत्व आदि संधि का विकार तथा अनुस्वार, अनुनासिक स्वरित भेद, उदात्तादि स्वरों का विवेचन, प्रथम स्वर तथा उनके प्रयत्नों आदि पर विचार देखने को मिलता है। इस प्रातिशाख्य के 23वें अध्याय में वाणी के 7 स्थान तथा कृष्ट आदि स्वरों का विस्तृत विधान वर्णित है। इसमें अनेक आचार्यों के मत उद्धृत हैं और संधियों का विवरण उपलब्ध होने पर भी पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को यहाँ बहुत ज्यादा स्थान नहीं है। प्रातिशाख्य पर 3 व्याख्याएं हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की। माहेश्वरकृत पदक्रम सदन, सोम आर्यकृत त्रिभाष्य रत्न और गोपाल यज्वाकृत वैदिकाभरण। इसमें पदक्रम सतन जो है ये प्राचीनतम तथा वैदिकाभरण एवं त्रिभाष्य रत्न की अपेक्षा संक्षिप्त है और वैदिकाभरण सबसे अर्वाचीन है। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य आप सभी लोग जानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता से
संबद्ध रखता है। और इस प्रातिशाख की रचना महर्षि शौनक के शिष्य कात्यायन के द्वारा की गई है। ये जो कात्यायन है ये व्याकरण के कात्यायन से भिन्न है। जो पाणिनि पतंजलि कात्यायन में कात्यायन आते हैं वो अलग हैं और ये कात्यायन अलग हैं, और ये पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य है। इस प्रातिशाख्य में कात्यायन ने वाजसनेयी संहिता के बाह्य स्वरूप के संबंध में सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक नियमों की चर्चा की है। वाजसनेयी संहिता के इस प्रातिशाख्य वाजसनेयी प्रातिशाख्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे यह पता चलता है कि वाजसनेयी संहिता का बाह्य स्वरूप प्राचीन काल में वैसा ही था जैसा कि आज मुद्रित संस्करणों में प्राप्त होता है। विस्तार की दृष्टि से यह ऋक् प्रातिशाख्य से छोटा और अन्य प्रातिशाख्यों से बड़ा, और विषय विधान की दृष्टि से इसमें बहुत सी बातें देखने को मिलती है। इसमें परिभाषा, स्वर तथा संस्कार आदि विषयों का भी विवेचन है। सारा प्रातिशाख्य सूत्र के रूप में हमें प्राप्त होता है और इस पर उब्बट का भाष्य और अनंत भट्ट की व्याख्या उपलब्ध होती है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य में कुल 8 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 169 सूत्र हैं, जिनमें वर्ण की उत्पत्ति को बिना जाने हम कैसे उस आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वर्ण की उत्पत्ति, उच्चारण की विधि, कर्ण तथा पारिभाषिक शब्दों का विस्तृत लक्षण वहां देखने को मिलता है। द्वितीय अध्याय में स्वरों के लक्षण तथा नियम मिलते हैं। तृतीय एवं चतुर्थ में संधि नियम, पद पाठ एवं क्रम पाठ के नियम देखने को मिलते हैं। पंचम अध्याय में अवग्रह तथा इतिकरण का विधान है और छठवें अध्याय में स्वर नियम तथा कतिपय पदों का स्वरूप भी प्रतिपादित है। सप्तम अध्याय में परिग्रह के नियम वर्णित हैं और 8वें अध्याय में वर्ण समाम्नाय, वर्णों के देवता, अध्ययन की विधि एवं पद चतुष्टय का विवेचन है। इस प्रातिशाख्य के अनेक सूत्रों में शाक्टायन, शाकल्य, शौनक, काश्यप, जातुकर्ण, गार्ग आदि प्राचीन आचार्यों के मतों का निर्देश मिलता है। भाषा वैज्ञानिक अपनी दृष्टि से जब देखते हैं तो वो भी प्रातिशाख्यों के सर्वाधिक महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के उच्चारण प्रकार, वर्णों के स्वरूप का वैज्ञानिक विवेचन है, जो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका जो पद विषयक विवेचन है, पद विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत उपादेय है। पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रातिशाख्य में जहां एक ओर स्वर, संध्यक्षर आदि अनवर्थ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहीं दूसरी ओर जित, मुत, धी, सिम आदि अनर्थक एकाक्षरात्मक पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रातिशाख्य के प्रथम एवं अष्टम अध्याय में स्वर, संध्यक्षर आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों का विवेचन है और इन पारिभाषिक शब्दों के द्वारा अल्प शब्द से विपुल अर्थ को प्रकट किया जा सकता है। सूत्र की जो परिभाषा है, अल्पाक्षरत्वे सति बहुअर्थ बोधकत्वम सूत्रत्वम, वह अगर देखने को मिलता है तो हमको वो चीज सारी चीजें सूत्र काल में ही देखने को मिलती है और ये सब सारी चीजें सूत्र के रूप में आबद्ध हैं, बताई गई।
अथर्व प्रातिशाख्य को जब हम देखते हैं तो अथर्व से संबंध 2 प्रातिशाख्य ग्रंथ मिलते हैं। एक विश्वबंधु शास्त्री द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय ग्रंथमाला से 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, जिसका द्वितीय संस्करण 1940 ईस्वी में डॉक्टर सूर्यकांत द्वारा लाहौर से प्रकाशित है। दूसरा ग्रंथ डॉक्टर विटनी द्वारा 1862 ईस्वी में सौनकिया चतुराध्यायिका के नाम से सानुवाद प्रकाशित है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। विस्तार की दृष्टि से यह छोटा प्रातिशाख्य है और इसके प्रथम अध्याय में ध्वनि तथा उनका वर्गीकरण, विसर्जनीय, अभिनिधान, अक्षर और उनकी मात्रा, वर्ण विकार, आगम आदि का विवेचन है। द्वितीय अध्याय में संधि का विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय में संहिता पाठ में होने वाले दीर्घत्व का विधान है। वर्ण परिवर्तन, स्वर संधि आदि विषयों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में अवग्रह, प्रगृह्य, क्रम पाठ और उसकी आवश्यकता पर विचार किया गया है। अथर्व प्रातिशाख्य में 3 प्रपाठक हैं। इनमें संधि नियम, स्वर तथा पद पाठ के नियम बतलाए गए। इसमें ध्वनि नियम तथा एक भी पारिभाषिक शब्दों का प्रतिपादन नहीं है। सूर्यकांत जी कहते हैं कि ये दोनों प्रातिशाख्य अथर्ववेद की अलग अलग शाखा से संबद्ध हैं। साम प्रातिशाख्य में जब हम आते हैं तो साम से संबद्ध 3 प्रातिशाख्य हमको देखने को मिलते हैं। साम तंत्र, पुष्पसूत्र और ऋक् तंत्र। साम तंत्र के रचयिता औदवज्री हैं और पुष्पसूत्र पुष्प ऋषि के द्वारा रचित है। सामवेदीय सर्वानुक्रमणी में पुष्पसूत्र के रचयिता वररुचि को बतलाया गया है। इसमें कुल 10 प्रपाठक या अध्याय हैं। इसका संबद्ध गान संहिता से है और इसमें स्तोम का विशेष रूप से विवेचन किया गया है, क्योंकि स्तोमों के बारे में हमें इन ग्रंथों में मूलभूत रूप से जानकारी मिलती है। इसमें उन स्थलों और मंत्रों का विवरण है जिनमें स्तोम का विधान और अपवाद होता है। इसमें मुख्य रूप से वेय गान तथा अरण्यगीय गान में प्रयुक्त सामों का ऊहन अन्य मंत्रों पर कैसे किया जाए, इसका विशद विवेचन बतलाया गया है। इस पर उपाध्याय अजातशत्रु की व्याख्या प्राप्त होती है और इसके आरंभ के 4 प्रपाठकों पर अजातशत्रु की व्याख्या नहीं है। तो अजातशत्रु की व्याख्या पंचम प्रपाठक से आरंभ होती है। ऋक् तंत्र सामवेद की कौथुम शाखा से संबंध रखता है। इसके रचयिता आचार्य शाक्टायन है और इसमें कुल 5 प्रपाठक और 200 सूत्र हैं। प्रथम प्रपाठक में वर्ण समाम्नाय के साथ वर्णोच्चारण संबंधी नियम प्रतिपादित हैं। द्वितीय प्रपाठक में वर्णों का स्थान, वर्ग, घोष, अंतस्थ, अनुनासिक, अभिनिधान, संयोग, अंगत्व विचार, काल निरूपण, वृत्ति निरूपण, दीर्घ, गुरु, प्लुत तथा उदात्त आदि स्वरों का विधान वर्णित है। तृतीय प्रपाठक में उदात्त श्रुति, विभक्ति, लोप, संहिता एवं संधि के नियमों का विवेचन है और चतुर्थ प्रपाठक में विसर्ग, सकार विधान, य, व, द आदि वर्णों का लोप विधान तथा आगम आदि का विधान, ये सब बतलाया गया है। क्योंकि वर्ण विकार, आगम, लोप ये सब साम गान के रूप हैं। तो अब जैसे प्रचोदयात है तो उसका प्रचो हुम हो जाएगा। अब दयात कहाँ, लोप में चला गया। तो कैसे कहाँ क्या लोप होता है
उस लोभ का क्या विधान है, उसके विधान का विशद रूप से जो वर्णन है, वो सारा वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। पंचम प्रपाठक में दीर्घ भाव है, द्वित्व है, मूर्धन्य भाव का विधान है। ये सब प्रभूत रूप से प्राप्त होता है और प्रातिसाख्यों का जो प्रभाव है वह एक स्वर से आचार्यों का मत है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर प्रभूत रूप से पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रातिसाख्य पाणिनि के पूर्ववर्ती है। और प्रातिसाख्यों का स्थान अगर हम देखते हैं तो वह स्थान हमारे शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है उसमें उपनिषद में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है, परा और अपरा। तो कहते हैं कि जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता उसे परा विद्या कहते हैं। परा विद्या के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का भी उल्लेख है। ये मुंडकोपनिषद में आप सभी जानते हैं कि तत्रा परा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, अथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम इति, यह स्पष्ट रूप से आता है। तो इन 6 को वेद का अंग कहा। वेद को पुरुष, तो वेद पुरुष के ये 6 अंग हो गए और 6 अंगों में जो प्रथम अंग है शिक्षा, उस शिक्षा के अंतर्गत ये प्रातिशाख्य ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि भाई शिक्षाम व्याख्यास्यामः, तो वहां पर कहते हैं वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान, इसका वहां पर वर्ण करते हैं कि भाई वर्ण क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है, बल क्या है, साम क्या है और संतान क्या है। और बिना इसके हम अर्थ प्रतिपादन की जो विशिष्ट शैली है उसको हम नहीं समझ सकते। तो भाष्य में अगर महत्व को कहा जाए तो भाष्य में हम सीधे जानते हैं कि स्वरों का प्रभाव पड़ता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इंद्र शत्रु वर्धस्व का आप सब लोग सारा उदाहरण जानते हैं, उस उदाहरण को कहने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे स्वराधान में भंगिमा होने के कारण किस प्रकार से उसका प्रभाव ही पूरा का पूरा पलट जाता है। वही चीज जब हम अंत्योदात, आद्युदात इसको जाने बिना अगर वेद शब्द को ही ले लें तो उसका अर्थ कहां से कहां चला जाएगा। तो अर्थ परिवर्तन हो जाएगा और जब अर्थ परिवर्तन हो जाएगा तो भाष्य का काम, भाष्य तो अर्थ को ही, वास्तविक अर्थ को बताएगा और स्वरों के कारण उसके अर्थ दूसरे हो जाएंगे तो हम वास्तविक अर्थ को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रातिशाख्यों में जो वर्णन आया, क्योंकि ये अगर शिक्षा में लेते हैं तो शिक्षा क्या है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राण है। कोई कहे ना भाई घ्राण का कोई क्या है, घ्राण का कोई विशेष औचित्य तो है नहीं। अरे हाथ, आंख, कान, नाक, ये सब सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और घ्राण का क्या है, तो घ्राण का तो ये, घ्राण तो जीवन है भाई। घ्राणी से तो श्वास की प्रक्रिया चल रही है, तो घ्राण तो जीवन है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो घ्राण के बिना तो जीवन ही संभव नहीं। जब तक हम शिक्षा को यानी प्रातिशाख्यों को नहीं जानेंगे तब तक हम वेद के वास्तविक अर्थ का अवबोध नहीं कर पाएंगे, उसका ज्ञान नहीं कर पाएंगे, उसका बोध हमें वास्तविक रूप से
कैसे हो, इसके लिए हमें प्रातिशाख्यों का अध्ययन करना होगा। प्रातिशाख्यों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वह बोध आप अर्थ की दृष्टि से समझ रहे हों, चाहे वह बोध आप उच्चारण की दृष्टि से समझ रहे हों। अब इसको आप ये मान लीजिए कि किस प्रकार से यह रक्षण किया और इसका कितना बड़ा योगदान है कि यह वर्णों के उच्चारण, पूरा वर्ण समाम्नाय का मतलब प्रथम उद्घोषक है। तो ये सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अत्यंत सर्वग्राह्य हैं, और इसको भाषा वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, और इसका महत्व हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो इतने पूर्व से चली आ रही परंपरा का संरक्षण कर रहा है। कितने परिवर्तन हुए, समय परिवर्तन होता है, क्रम में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमारे प्रातिशाख्यों की देन है कि हम संहिताओं को उसी तरह पा रहे हैं जिस तरह यह आविर्भूत हुआ है, और गुरु शिष्य परंपरा के कारण यह सुरक्षित है। इसका मूलभूत कारण गुरु शिष्य परंपरा है। क्योंकि लिपि की बात अगर करते हैं तो लिपि तो बहुत ही आधुनिक है, तो हम लिपि से ऊपर जाकर के जब देखते हैं तो वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा है। गुरुओं का योगदान, शिष्यों का योगदान पूरा इसको संरक्षित करता है। आज भी वही संरक्षण कर रहा है और आगे भी वही संरक्षित करता रहेगा, क्योंकि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वही परंपरा मूल परंपरा है। चाहे हम आधुनिक में कितनी भी नई टेक्नोलॉजी को लेके आ जाएं और बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य योगदान है गुरु शिष्य का, जो योगदान, वह योगदान ही इस परंपरा का संरक्षण और संवर्धन कर रहा है। प्रातिशाख्यों के विषय में तो और भी बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, क्योंकि उसमें मूलभूत रूप से जो उपक्रम है वह देखने को मिलता है। उस पर बहुत सारे रिसर्च होंगे, किए जा सकते हैं, उस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है, और प्रातिशाख्यों पर हमारे विद्वान लोग काम भी कर रहे हैं, लोग विचार भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप इसको उसके महत्व पर या भाष्य के में क्या योगदान है, अगर इस पर आप प्रातिशाख्यों को देखना चाहते हैं तो इसके बिना हम प्रवृत्ति ही नहीं हो सकते, प्रवृत्ति नहीं बनेगी, और प्रवृत्ति बनेगी भी तो उस प्रवृत्ति का अर्थ क्या होगा? उस प्रवृत्ति का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए प्रातिशाख्यों की जो परंपरा है, प्रातिशाख्यों का जो अध्ययन है, वह हमारा मूल अध्ययन है, और उसको जानने से ही हम सम्यक रूप से वैदिक संहिताओं का संरक्षण और संवर्धन कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं। कहाँ मूर्धन्य स ख बन जाएगा और किस वेद में नहीं बनेगा? अब यही लोगों के लिए बड़ा प्रश्न का विषय हो जाता है। सर वो तो स बोले और यहाँ पर जो है ख बोले, तो स होगा कि ख होगा? अब जो प्रातिशाख्यों को नहीं पढ़े, शिक्षा को नहीं पढ़े, तो अब उसको कैसे समझाएंगे? वो कहेगा कि क्या करें, यह बोले कि वह बोले। और हमारे यहाँ तो प्रोफेसर हरिहर त्रिवेदी जी बहुत बड़े आचार्य थे, और वो कहे कि इन विद्यार्थियों को केवल 100 सिखाने में 2-3 साल लग जाता है।
क्योंकि ये सौ बोलते हैं, कभी सौ बोलते हैं, कभी ये सौ को ही जो है वो ठीक से नहीं बोल पाते। असल में जो मूल नहीं पकड़ेगा वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएगा। उनका कहना स्वाभाविक था कि भाई हमें मूल रूप से उसकी विधि को और उसके नियमों को समझना पड़ेगा, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए प्रातिशाख्यों का ज्ञान, प्रातिशाख्यों का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत ही उपादेय है, और उसका हमें जो महत्व है देखने में जो आता है वह प्रारंभ से लेकर आज तक अत्यंत ही विशद रूप में देखने को मिलता है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही माननीय सचिव महोदय का और मंडल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें बोलने का, अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, और केवल आयोजकों की शुभकामनाएं नहीं बल्कि सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं, सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि अभी शरद पूर्णिमा है ना, और आगे फिर दीपावली, और आगे फिर उत्सव महोत्सव सब है ही है। तो सारे महोत्सवों के लिए एक बार कोटि कोटि शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज महोदय जी का जो व्याख्यान है अति सारगर्भित है। प्रति विषय को एक एक सुनिर्दिष्ट विषय लेके प्रति विस्तृत, प्रति वेद का अनुसार जो प्रतिशाख्य है उस विषय के ऊपर सुविस्तृत व्याख्यान दिए हैं, उपस्थापन किए हैं। और अभी प्रश्नोत्तर अवसर है। कोई किसी को जिज्ञासा है तो महोदय जी से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जिज्ञासु है तो पूछिए गुरु जी से। गुरु जी सादर प्रणाम। भैया हरिओम। गुरु जी, ये सामवेद की जो प्रातिशाख्य है, इसमें रामायणी की कोई प्रातिशाख्य है? ऐसा आपने बताया कौथुम का। देखिए, अभी तक तो ऋक है, पुष्प है, जो 3 प्रातिशाख्य हैं जो उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हीं का जो है वह। अब पांडुलिपियों में बहुत सारे प्रातिशाख्य हमारे होंगे, है ना। जी अब वो जी। जैसे जैसे निकलेंगे आएंगे तो उस तरीके से आगे उसको लिया जाएगा, क्योंकि जो पांडुलिपियां हैं ये बड़ी सहायक हैं। तो हम लोगों को पांडुलिपियों पे काम करना है, और बहुत सारी पांडुलिपियां जिन लोगों के पास हैं उन लोगों का भी जो कार्यक्रम है वह अन्य कार्यक्रम के साथ संलग्न हो गया है, इसलिए उनको भी पांडुलिपियों का बहुत ज्यादा सभी को महत्व नहीं मालूम है। जिनको मालूम है वो विद्वानों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो बहुत सारी पांडुलिपियां आ रही हैं, उसको देखा जा रहा है। सारे प्रातिशाख्य उपलब्ध होंगे, लेकिन अब ये कि उसमें समय लगेगा। तो इसलिए अभी जितना उपलब्ध है उस पर तो चर्चा जैसा ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार किया जाता है। अब अन्य आगे नहीं की बात तो नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ग्रंथालयों में पांडुलिपियों का जो संग्रह है उन पांडुलिपियों पर काम होना चाहिए। अभी हम लोग उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल अध्ययन अध्यापन से काम नहीं चलेगा, इसमें रिसर्च वर्क जो है, न्यू इनोवेशन जो है ना, ये काम करना पड़ेगा। या समस्त पांडुलिपियों पर एक योजना बना करके काम करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोगों को जरूर प्राप्त होगा, बहुत सारी चीज मिलेगी, है ना। लेकिन अभी जितना मिल रही है उसी पर ही वर्णन हो पाएगा, विचार विमर्श हो पाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।
और कोई जिज्ञासु? ठीक है। आज हाँ, महोदय जी जो प्रतिशाख्य के विषय में विषय उपस्थापन किया है, प्रतिशाख्यम इति विषय के ऊपर, इसलिए मैं कुछ इसके ऊपर थोड़ा जस्ट बोलना चाहता हूँ महोदय जी, जो विषय के ऊपर उपस्थापन किए हैं एवं सुविस्तृत वर्णन किए हैं। अर्थात पोथी वेद का जो प्रतिशाख्य है उसका अंतिम जो अध्याय है, अध्याय के अंदर पटल है, विभिन्न विभाग है, उसको विषय में सुनिर्दिष्ट एक एक विभाग लेके महोदय जी सुनिर्दिष्ट उपस्थापन किए हैं। किंतु महोदय जी ये भी बोला है ये शिक्षा ग्रंथ प्रतिशाख्य एवं कैसे उसको अध्ययन करना चाहिए। केवल शिक्षा ग्रंथ पढ़ लेंगे, प्रतिशाख्य नहीं पढ़ेंगे तो स्वर का जो बोध है, स्वर कौन सा स्थान में कौन सा स्वर उच्चारण करना है, उदात्त अनुदात्त स्वरित का, और केवल स्वरित का नहीं, केवल उसके बाद भी जो सामवेद के जो 3 प्रतिशाख्य मिलता है, उपलब्ध है अभी, तो उसका भाग में भी जो जो विषय सोम गान का जो हम लोग अरण्य गान, वेव गान और सब गान का जो विभाग है, उसका विषय में जो प्रतिशाख्यों का सुनिश्चित व्याख्यान दिए हैं, उसका विषय के ऊपर भी व्याख्यान किए हैं महोदय जी। से जो व्याख्यान दिए, इस विषय व्याख्यान से यही निष्कर्ष निकालता है ये वेद का अर्थ का अवबोधन करने के लिए प्रतिशाख्य चाहिए एवं शिक्षा ग्रंथ चाहिए, वैदिक मंत्रों को उच्चारण के लिए प्रतिशाख्य को चाहिए, एवं वैदिक साहित्य का नया जो अनुसंधान कार्यक्रम उसको भी यदि अनुसंधान करे तो वो जो पांडुलिपिया हो भी अनुसंधान में सामवेद का प्रतिशाख्य को लेके, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य का, वाजसेनीय प्रतिशाख्य को लेके, ऋग्वेद प्रतिशाख्य के ऊपर जो तुलनात्मक अध्ययन हो, इसके जब करेंगे तभी उसके ऊपर अभी व्याख्या होंगे, व्याख्यान करेंगे, विषय विस्तृत करेंगे, तभी सबको जनमानस को समृद्ध करेंगे और हम लोगों को साहित्य भी समृद्ध होगा। और एक सबसे अभी जो एक अति महत्वपूर्ण विषय अभी आधुनिक समाज में आए हैं, जो भाषा विज्ञान अर्थात लिंग्विस्टिक्स, जो लिंग्विस्टिक्स का जो सोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक, उसका भी जनन वही प्रतिशाख्य शिक्षा ग्रंथ का, भाषा का जो वैज्ञानिक व्यू ऑफ साइंटिफिक व्यू ऑफ लैंग्वेज, उसका विषय के ऊपर प्रतिशाख्य से लेके आधुनिक वैज्ञानिक विदेश में एवं भारत में, विशेषकर विदेश में भाषा विज्ञान के ऊपर जो चर्चा हुआ है कि वही प्रतिशाख्य एवं शिक्षा ग्रंथ, ये दोनों के ऊपर विषय को लेके वो लोग आधुनिक विज्ञान में एक भाषा विज्ञान सृष्टि किया है, जो महोदय जी निष्कर्ष के रूप में एक उपस्थापन किए हैं। इसके संदर्भ में महोदय का विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस कार्यक्रम में सचिव महोदय अनुपस्थित है, तो सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित है एवं जो प्रति महीने में हम उपस्थित होके ये कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते। और जय तुम भारतम, जय तो संस्कृतम, वंदे मातरम, आज अभी यही समाप्त करते। प्रणाम महोदय। बहुत सुंदर कार्यक्रम।